झारखंड में एक ऐसा कानून है जो आदिवासी समुदाय को उनकी अपनी ही जमीन पर पूरी आजादी से अधिकार प्रदान नहीं करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह कानून आदिवासियों की रक्षा करता है या उन्हें प्रगति से रोकता है। यह कानून है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, बहुत चर्चित कानून है। तो इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहां इसके हर पहलू को गहराई से समझेंगे। वैसे तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों पर मैंने पहले कई वीडियो बनाए हैं जिसमें इसके प्रावधानों को बताया गया है, पर इस बार ये कुछ नया है। इस बार एक नई वीडियो श्रृंखला मैंने बनाई है। इसमें हम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के मूल धारणा, इसके राजनीतिक दुरुपयोग, आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता और इसमें सुधार की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। इसके परिचय से प्रारंभ कर एक एक महत्वपूर्ण विषय और प्रावधानों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह कानून के प्रावधानों के साथ साथ आज तक आदिवासी समाज के विकास की चर्चा भी करेंगे। क्या विकास यह कानून दे पाया, क्या सुरक्षा आदिवासियों को यह कानून दे पाया, जनजातियों को यह कानून क्या सुरक्षा दे पाया, इसकी भी चर्चा करेंगे। इस कानून से आदिवासी समाज के लोगों को कितना लाभ हुआ या क्षति हुई, इसकी भी चर्चा करेंगे। मैंने अधिवक्ता होने का दायित्व निर्वहन करते हुए वर्तमान कानून के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी समाज के लोगों की आवश्यकता और हितों पर भी विचार करने का प्रयास किया है। एक वकील के रूप में मैंने आज के कानून के हिसाब से आदिवासी समाज के लोगों की जरूरतों और हितों के बारे में भी सोचने की कोशिश की है। अब मुझे लगा कि इतने दिनों में जो मैंने समझा वो समाज के समक्ष रख दूं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधान और व्यवहार को समझते हुए मैं यह सोचने पर विवश हो गया कि कहीं यह कानून राजनीति का शिकार तो नहीं, कहीं इस कानून में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता तो नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं सिर्फ वही और वही सत्य है। हो सकता है इसमें भी कुछ खामियां हों, पर मैं ये अवश्य कह सकता हूं कि आदिवासी समाज और अन्य वैश्य समाज जो इस कानून से प्रतिबंधित हैं, प्रभावित हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के सदस्य भी शामिल हैं, उनकी पूर्ण स्वतंत्रता पर चर्चा होनी चाहिए और आवश्यकता महसूस हुई तो कानून के प्रावधानों में परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। समय और काल के साथ तो कई कानूनों में सुधार किए गए, यहां तक कि भारतीय संविधान में भी सुधार किए गए। फिर अगर आवश्यकता महसूस हो तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में एक और सुधार क्यों नहीं हो सकता। सुधार तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में भी किए गए, परंतु वे सुधार आदिवासी समाज को और भी किसी प्रशासनिक निर्णय के अधीन कर गए। परिणाम यह हुआ कि आदिवासी समाज अपने अति जटिल और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने ही संपत्ति का समुचित उपयोग नहीं कर पाते। समुचित उपयोग का मतलब आवश्यकता पड़ी तो उसको बेच नहीं सकते हैं, उससे जो आवश्यकता के अनुसार अपना धन नहीं निकाल सकते हैं, और राजनीतिक के पुरोधा इसका गलत फायदा उठाते हैं। बहुत ही कम कीमत पर आदिवासी समाज के सदस्य अपनी जमीन बेचने को मजबूर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप न तो उनकी आवश्यकता पूरी होती है और न ही जमीन बच पाती है।
दूसरी ओर ये राजनीति का भी विषय बना हुआ है। एक समाज को जल, जमीन और जंगल के नाम पर वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया गया है। यहां याद दिलाना आवश्यक है कि झारखंड प्रदेश का निर्माण का बुनियादी आधार ही था आदिवासी हितों की सुरक्षा करना। परंतु दिनांक 30/7 को तत्कालीन झारखंड सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर निर्देशित कर दिया था कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य भूमि बंधक रखकर गृह निर्माण और शिक्षा हेतु ऋण बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका मतलब जो गरीब अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं उन्हें न तो घर बनाने का अधिकार दिया और न ही अपने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया। यानी उनके विकास को अवरुद्ध करने के लिए सरकारें प्रशासनिक बाधाएं खड़ी करती रही हैं। उनके लिए तो संविधान के मौलिक अधिकार भी समाप्त कर दिए गए, जबकि संविधान में सभी को कानून में समानता का अधिकार है। संविधान के 44वें संशोधन के पहले मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 19(1)(f) में प्रत्येक भारतीय नागरिक को जमीन एक्वायर करने, होल्ड करने और डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार प्राप्त था। इसी आलोक में माननीय पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने एक केस नंबर था SA नंबर 720 ऑफ 1963 दिनांक 20 दिसंबर 1968 को 1968 को निर्णय देते हुए छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट के अंतर्गत अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग पर लगाए प्रतिबंध को संविधान के विरुद्ध बताया और अमान्य घोषित कर दिया था। अर्थात आदिवासी समुदाय को अपनी भूमि हस्तांतरण के अधिकार को किसी भी प्रशासनिक प्रतिबंध से बाहर रखने में संविधान का आर्टिकल 19(1)(f) के तहत मौलिक अधिकार से सुरक्षा मिला। उपरोक्त आदेश के आलोक में तत्कालीन बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने संख्या 5 LRLA 108 1970/2382/LR पटना दिनांक 20 मार्च 1970 को सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किया नोटिस, जिसे मेमो संख्या 2R3-104/69-1236 पटना दिनांक 1 अप्रैल 1970 के माध्यम से प्रेषित किया गया था। इस पत्र के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि CNT अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग पर लगाए गए प्रतिबंध भी संविधान के विरुद्ध अल्ट्रा वायरस और अमान्य है। अतः अब पंजीकरण कार्यालय में डिप्टी कमिश्नर की अनुमति के बिना दस्तावेजों के पंजीकरण से इनकार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और इस प्रकार तब से बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट की भूमि का हस्तांतरण सामान्य वर्ग के लोगों को होने लगा। इसका अच्छा दृश्य दिखा कि उन्हें भूमि का समुचित मूल्य मिलने लगा और वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ने लगे। लेकिन उनका ये अधिकार राजनीतिक पुरोधा को रास नहीं आया और उनके पर कतरने की व्यवस्था की गई। विद्वानों ने मंथन किया और परिणाम आया संविधान का 44वां संशोधन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो प्रभावी हुआ 20/6/1979 से, जिसमें आर्टिकल 19(1)(f) अर्थात राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप माननीय पटना उच्च न्यायालय रांची पीठ द्वारा एक अन्य पूर्ण पीठ का आदेश अपील संख्या 60/1988 R में पारित किया गया। यह आदेश मथुरा सिंह बनाम टेट्टी डोम एवं अन्य के मामले में दिनांक 1/5/1996 को पारित किया गया, जिसमें यह निर्णय दिया गया
कि सीएनटी अधिनियम 1908 की धारा 46 के प्रतिबंध को 44वें संशोधन अधिनियम से पूर्व 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व की स्थिति में अनुच्छेद 19(1)(f) के विरुद्ध घोषित करना सही था, क्योंकि 44वां संशोधन अधिनियम भावी प्रभाव यानी प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी से था, लेकिन 44वें संशोधन के अधिनियम के लागू होने के बाद वही प्रतिबंध रीजनेबल है और यह अनुच्छेद का मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। हालांकि ये आदेश सरकार के सूचना के अभाव में लागू नहीं हो पाया। फिर दिनांक 25 जनवरी 1912 को झारखंड उच्च न्यायालय ने सालखंड मुर्मू वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स, जिसका केस नंबर था रिट पिटिशन PIL नंबर 758 ऑफ 2011, इस केस में आदेश देते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश जारी किया कि CNT अधिनियम का पूर्णतः पालन करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम केवल अनुसूचित जनजातियों पर ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों पर भी लागू होगा। हालांकि इस आदेश का प्रभाव रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, बल्कि इस आदेश की तिथि के बाद से ही लागू होगा। फिर भी संविधान के संशोधन से राजनीतिक पुरोधा समाज के एक वर्ग को अलग थलग करने में सफल हो गए। राजनीतिक पुरोधा यही नहीं रुके, संविधान में एक और संशोधन आया, अमेंडमेंट एक्ट 1981 45 ऑफ 1882। अब इसको समझते हैं। क्योंकि आदिवासी समाज का संबंध जंगलों से है, इसे CNT एक्ट के मूल धारणा में इसकी एप्लीकेबिलिटी किसी म्युनिसिपल एरिया में नहीं थी। जो मूल रूप से CNT एक्ट बनाया गया था उसमें CNT एक्ट के रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी म्युनिसिपल एरिया में नहीं थी। लेकिन अब देखिए, संविधान के संशोधन के पहले क्या था? संविधान का संशोधन जो हुआ उसके पहले था, इट्स ऑपरेशन इज इफेक्टिव इन नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर एंड पलामू डिवीजन, excluding areas under various municipalities and notified area committee। म्यूनिसिपैलिटी को बाहर रखा गया, म्यूनिसिपल एरिया को बाहर रखा गया था और नोटिफाइड एरिया कमेटी को बाहर रखा गया था। लेकिन संशोधन के बाद क्या हुआ? संशोधन के बाद उसमें क्या लिखा गया है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ CNT एक्ट इज एक्सटेंडेड टू म्यूनिसिपल एरियाज, अर्थात जो आवासीय जमीन था म्यूनिसिपल एरिया में था वहां भी इसके एप्लीकेबिलिटी को जोड़ दिया गया ताकि कोई जनजातीय समाज किसी प्रकार से लाभ से वंचित किया जा सके। अब समझने की बात है कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वर्ष 1908 का कानून है। तब से आज तक सामाजिक परिवेश में कई बदलाव हुए, विकास की नई परिभाषाएं लिखी गई। फिर इस कानून के माध्यम से समाज के एक वर्ग पर प्रतिबंध क्यों? मेरा मानना है कि इस कानून में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए और वो समाज जो आज तक एक प्रतिबंधित जीवन जीते आ रहे हैं उन्हें भी उस स्तर की सामाजिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जो अन्य समुदाय को प्राप्त है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधान कुछ जाति विशेष को अपनी भूमि बेचने पर स्वतंत्रता नहीं देती है, जबकि अन्य जातियों के लोग अपनी आवश्यकता और जरूरत के अनुसार अपनी भूमि को बेच सकते हैं। यह सामाजिक विषमता जाति के आधार पर किया जाना संविधान के विरुद्ध है। आज मैंने इस वीडियो श्रृंखला के मूल भावना को समझाने का प्रयास किया है। ऐसे तो मैंने तथ्यात्मक जानकारी देने का प्रयास करूंगा, फिर भी कई बार न्यायालयों के निर्णय से विषयों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया जाता है जो उस केस के तथ्यों पर आधारित होता है, या फिर राजनीतिक तरीके से इसे परिभाषित किया जाता है। इसलिए यहां दी गई जानकारी संपूर्ण और निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और मैं ये मानता हूं कि आदिवासी समाज और अन्य वैश्य समाज
जो इस कानून से प्रतिबंधित हैं, प्रभावित हैं, उनके भूमि हस्तांतरण का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए। इसलिए ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का अर्थ कहीं रक्षा में हत्या तो नहीं। कोई भी कानून समाज की समस्याओं का विचार करने से ही बनता है या खत्म भी होता है। मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर बनी पूरे वीडियो सीरीज को जरूर देखें, सोचें कि क्या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग रखना सही है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चर्चा में शामिल हो सकें। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।